अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मदार अदब के साथ मोहम्मद अकबर न्याजी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हमने अपने स्टूडियो में जिस शख्सियत को मदऊ किया है वो बहुत अच्छे नज़्म निगार हैं और शायरी के अलावा तनकीद के हवाले से भी उनकी अपनी एक अलग पहचान है और हल्का अरबाब ज़ौक़ इस्लामाबाद के सेक्रेटरी हैं और उन्होंने अपनी बेपनाह खिदमात इस मोतबर फोरम के लिए सरअंजाम दी हैं। तो आज उनके फ़ान और शख्सियत और हल्के के हवाले से और अदब के मुख्तलिफ़ पहलुओं के हवाले से उनके साथ गुफ्तगू होगी और आप उनके जो ख़यालात हैं वो जान सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब खलीक रहमान साहब, आपको मदार अदब में खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आपकी मोहब्बत है, आपकी मेहरबानी, आपने याद किया है जी, आपका खलूस है। तो सबसे पहले तो मोहतरम खलीक रहमान साहब, मैं ये चाहूँगा कि आपका जो फ़नी सफ़र है कि आप अदब की तरफ कैसे मायल हुए या वो कैसे महरक़ात थे जिन्होंने आपको अदब से आशनाई कराई और आप अदब के मैदान में इस तरीके से सरगर्म अमल हुए। ज़ाहिर एक सफ़र तो देखा जाए तो तवील ही सफ़र है, लेकिन बस कुछ ऐसे कदोखाल बनते चले गए। बचपन में तो इस्लामाबाद ही गुजरा मेरा, पैदाइश तो नहीं यहाँ हुई, लेकिन पहले दिन से ही जब भी यहाँ मेरे वालिदैन यहाँ से शिफ्ट कर गए थे शेखुपुरा। अच्छा। तो वहाँ से फिर वहीं पर मैट्रिक किया, FA तक मैं वहीं तक पढ़ा जी। तो वहाँ पर ही फिर किताबों से और बुनियादी तौर पर तो मुझे तस्वीरें बनाने का शौक था और गाने का शौक था, तो वो जो हिस्से आर्ट आपके अंदर पहले से मौजूद था। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो उर्दू की जो किताबें थी उनकी चीज़ें और उनकी नज़में पढ़ना और वो याद करना वो मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता था उस वक्त भी। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने देखा चीज़ें, तीनों चीज़ें मैं करता रहा। कॉलेज के ज़माने में भी तस्वीरें भी बना दिया करता था और कुछ गा भी दिया करता था दोस्तों को, और उसके साथ साथ कुछ लिखना लिखाना उसी ज़माने में जब मैं FA मैट्रिक में था तो कुछ लाइफ में तो हाँ जी तुकबंदी करते थे जी। तो तुकबंदी करते करते फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये क्रिएटिव काम तो मैं यही करता हूँ। तो फिर मैंने कहा कि इस तरफ आना चाहिए। तो कुछ दोस्तों ने फिर जो भी छोटी मोटी तहरीरें लिखते थे तो दोस्तों को सुनाते थे। मेरे अपने जो दोस्त थे वो बहुत ही हौसला अफजाई करते थे जी। तो बस यूँ इस तरफ आना हो गया। मुसव्वरी क्या आप अभी भी करते हैं या वो भी अदब की तरफ आने के बाद आपने मुसव्वरी को? नहीं, चीज़ें तो आपके अंदर मौजूद रहती हैं। मतलब अगर मुझे कहा जाए कोई गाना है तो या कोई गीत है या कोई नज़्म उसे कंपोज कर दो तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं वो कुछ ना कुछ उसको मैं उसकी कंपोजिशन बना लूँगा। इसी तरह तस्वीरें हैं तो वो मैं बना लूँगा अगर मैं चाहूँ तो, लेकिन किन चीज़ों के लिए वक्त दरकार होता है। तो आप अगर स्पेशल तौर पर किसी चीज़ की तरफ राग़िब हो जाते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपका मैदान बन जाए और आप उसमें ही आगे बढ़े, तो फिर मैंने इसीलिए जो शायरी थी उसमें भी ख़ास तौर पर नज़र का भी आप देखें तो कोशिश की जा सकती है, लेकिन मैंने फिर उसको अफसाने की तरफ नहीं किया जी। आपको पता है अफसाने की नज़्में भी तो अफसाने ही होती है तकरीबन। नज़्मों में तो दोनों चीज़ें नगमगी के साथ बल्कि वो कहानियाँ उसमें आ जाती हैं। अच्छा, मैं ये चीज़ अभी आपने नज़्म का तज़किरा किया तो पूछना चाहूँगा कि आपकी 2 किताबें आ चुकी हैं जैसे कि आपने मुझे बताया, और उसमें दामने कुओं में शाम और पहली किताब आपकी कमर झील का गीत हो गई, दूसरी दामने कुओं में शाम। तो आप नज़्म को ही अपने पैराए इज़हार के लिए क्यों चुना, और गज़ल की तरफ भी कुछ लोग चले जाते हैं, या तो सिर्फ नज़्म को से आपकी कोई ख़ास रग़बत होने की क्या वजह थी? शौरी तौर पर तो शायद मैं इस तरह मैंने तवज्जो नहीं दी। जब मैं लिखता था तो गज़लें भी लिखता था और नज़में भी लिखता था शुरू में। तो फिर पहले जो शेर थे वो मैं फर्स्ट शेर लिखता था गज़लों से भी पहले। तो फिर जब दोस्तों ने और मुशायरों में जब जाना शुरू किया तो जो था वो मुझे जो गज़लें थी
वो मुझे ऐसा लगा कि इसके अंदर वो कम्पैक्ट नहीं होती एक चीज़, एक कहानी जो आपके अंदर मौजूद है, वो हो सकता है कहानीपन भी मेरे अंदर मौजूद हो। कुछ कहानियाँ भी मैंने शुरू में लिखी अफसाने के तौर पर, लेकिन यह है कि नज़्म जो है वो मुझे इसलिए हुआ कि चीज़ें उसमें एक माजराइयत भी होती है और एक पूरा एक दायरा है, जो भी आप जिस ख्याल को लेकर चलते हैं वो नज़्म ही उसे मुकम्मल करती है। वरना गज़ल में मतलब वो बंदिश से बाहर होते हुए आप अपनी बात को आसानी से कह देते हैं, तो इस वजह से आपने इसको पैरा इज़हार में छोड़ा। जी, तो शुरू में यहाँ से जैसे ही मैंने लिखना शुरू किया तो छोटी उम्र में मैंने जो थी सरकारी मुलाजमत वो ज्वाइन कर ली थी और मुझे मुल्तान जाना पड़ा था। तो मुल्तान में जब मैं गया तो वहाँ पर मेरे जो अहबाब थे मुझे ऐसे मिले, दोस्त मिले, और वो सब जो थे वो अदब से वाबस्ता थे, जिन्हें मैं अपना बहुत अच्छा दोस्त भी कहता हूँ। आप समझे, नाम भी बता सकते हैं। गॉडफादर वो खालिद खलील साहब हैं। खालिद खलील साहब प्रोग्राम मैनेजर थे पाकिस्तान नेशनल सेंटर में, मेरा जो इदारा था जिसे मैंने ज्वाइन किया था। तो उन्होंने मेरी बहुत रहनुमाई की शुरू में। तो ज़ाहिर मैं उस वक्त तो बच्चा ही था, तो जैसा भी दिखता था तो वो पसंद करते थे, और गलतियों की जहाँ गलतियाँ दिखते थे या वो देखते थे कि यहाँ पर कुछ आपको, तो वो फिर मुझे बताते थे, टोकते थे। जी हाँ। तो उससे बाद में मैंने नज़में जब लिखने शुरू की, पहली नज़म जो मेरी उन्होंने शाया करवाई थी नवाए वक्त में मुल्तान में, और वो खालिद खलील साहब ने ही उसे शाया करवाया था। वो दिन चुपके से मुझे बताया भी नहीं, वो दूसरे दिन जब अखबार में छप कर आई तो उन्होंने फिर उसे सेलिब्रेट किया ऑफिस में, और दोस्तों से मुझसे मिठाई खाई, चाय मंगवाई और बहुत कुछ मुतहय्यर किया आपको एक तरह से। बहुत ज़्यादा उन्होंने हौसला अफजाई की। तो बस इस तरह, और वो पहली नज़म नहीं थी, और उसके बाद भी मैं अगर मुशायरे में भी मुझे बुलाया जाता था तो वहाँ पर भी मैं नज़में पढ़ता था। तो फिर ऐसा इसका रुझान जो है वो नज़म की तरफ ही होता चला गया। अच्छा, खलील रहमान साहब, आप जैसे कि जानते हैं कि हल्का अरबाब ज़ौक़ को इस्लामाबाद जो वो उर्दू अदब की जो तारीख़ हो और उसको टाइम पीरियड को अगर देखा जाए तो सबसे फ़ाल तहरीक के तौर पर उभर कर सामने आया है। और चूँकि आप उसके सेक्रेटरी हैं और इस वक्त काफ़ी अरसे से ये अदब की खिदमत का फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं, तो फ़ाल भी है, हल्का माशाल्लाह से आपका मुतहरिक भी है, और सबसे बढ़कर उसके अंदर जो मुझे चीज़, जहाँ तक मेरा मुताला है इस हवाले से मैं जानता हूँ कि ना तो उन्होंने सियासत को टच किया, तरक्की पसंद तहरीक को अगर हम देखें तो उन्होंने सियासत और मज़हब पे भी आए वो लोग, उन्होंने सियासी तहरीकों में भी हिस्सा लिया, और वो हम देखेंगे और वो बहुत कुछ उसमें वो मतलब चलता रहा। और दूसरी ये कि उनका जो नज़रिया था वो इज्तमाइयत की तरफ ज़्यादा मायल था कि इज्तमाई सतह पे ही तब्दीली लाई जाए या इस तरीके से, जबकि हल्का अरबाब ज़ौक़ उससे बिल्कुल मुख्तलिफ सतह पे आया कि एक शख्स जो शख्सी ज़िंदगी का तस्वर है कि एक एक शख्स को संवारा जाए और इस तरीके से मुआशरे को, तो उसको तरक्की पसंद जो तहरीक के लोग हैं वो उसको सुस्त रवि का मरला भी कहते हैं। लेकिन मुझे वो बात बहुत दिलचस्प लगती है कि 60 की दहाई के बाद फैज़ अहमद फैज़ के बाद तरक्की पसंद तहरीक जो है वो बिल्कुल ही उसकी जो है ना वो जैसे कहते हैं बटा बैठ जाना, हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो वो बिल्कुल ही वो सुस्त रवि का खुद ही शिकार हो गए। और आज तो उनकी कुछ बाकियात थोड़ी बहुत नज़र आती हैं, जिस तरीके से उस दौर में वो मुतहरिक थे, फ़ाल थे, उस तरीके से नहीं है। जबकि हल्का अर्ली 30s या 40s में इतना मुतहरिक था, और वो 40 से 50 की दहाई को तो उस वक्त सबसे खूबसूरत दौर करार दिया जाता है हल्का अरबाब ज़ौक़ इस्लामाबाद को। तो आज भी हल्का माशाल्लाह हफ्तावार इजलास जिस तरीके से उसके हैं और तनकीदी नशिस्तों का इजरा भी हो रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि हल्के को आज के दौर में किस किस्म के मसाइल का सामना है? जिस तरह से ये वबा का दौर भी चल रहा है, और इससे पहले आप फिज़िकल कंडीशन में रूबरू इजलासों में भी एक्टिव रहे हैं, तो दोनों लिहाज से आप क्या समझते हैं कि हल्के को किस किस्म के मसाइल का आज के अस्से हाज़िर
मौजूदा वक्त में किस किस्म के मसाइल का सामना है या आपको किस किस्म की मुश्किलात इस सिलसिले में दरपेश आती हैं? अकबर, मुश्किलात तो ज़ाहिर है, कोई भी इदारा आप चलाएं तो आप समझ लें कि वो इसमें मुश्किलात तो दरपेश रहती हैं। जो हल्के की कामयाबी की वजह जो आपने पहले से कंपेयर किया था दोनों का, तो बुनियादी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि चूँकि हल्के के अंदर एक दरवेशाना मिजाज है, एक इंडिपेंडेंट खुद इन्हिसारी उसके अंदर मौजूद है, और वो बिल्कुल भी किसी भी तरह की इमदाद जो है वो हल्का कबूल नहीं करता। पहले दिन से ये हल्के की बात में शामिल था या उसके कवानीन में इस बात शामिल थी कि उन्होंने किसी सियासी और किसी मजहबी और या किसी एक ख़ास तहरीक को, जो कि आपकी फ़िक्री सतह पर तहरीकें परवान चढ़ी हैं, जैसे तरक्की पसंद तो एक फ़िक्री तहरीक थी। हल्के का जो था उसके जो आप कवानीन देखें उसके, तो जो हल्के का जो दस्तूर था उसमें ये बात शामिल थी कि हल्का जो है वो एक इंडिपेंडेंट इदारा रहेगा। तो लेकिन फ़िक्री सतह पर तो उसने साथ साथ इसके तहरीक के साथ वो उसकी एक वाबस्तगी रही थी उसकी। लेकिन आप देखिए कि फिर वक्त और हालात बदलते चले गए, मुल्क के सियासी हालात जिस तरह बदले और जिस तरह उसने मुल्क के अंदर से एक थोड़ा एक आप समझे कि, तो आपको मालूम है कि हल्के में दोनों तरह के नज़रियात के लोग मौजूद रहते हैं और उनके दरमियान में कभी इस तरह चूँकि जमहूरी रवैया वहाँ पर परवान चढ़ता है, तो इस वजह से हल्के ने एक तो खुद इंसारी रखी है। फिर दूसरा ये है कि जो तरबियत की सतह है, तरबियत के हल्के में जो लोग पढ़ना चाहते हैं, तनकीदी विजन को ज़्यादा उसने अहमियत दी, अदब की तनकीदी विजन को, और अदब के साथ ही ज़्यादा वाबस्तगी अपनी रखी उन्होंने हल्के ने, ना के। लेकिन उसके अंदर रवैये तो ज़हनी और फ़िक्री रवैये दोनों जगह मौजूद रहे, चाहे वो रिजत पसंद थे या तरक्की पसंदाना थे या किसी भी तरह के मजहबी या कोई समाजी नजरियात। लेकिन उन्होंने अदबी पैराए में पेश किए तो किसी वो जगह पे जाके खड़े नहीं हो गए, उसको ये नहीं इस्तेमाल किया, उनको अदब के पैराए इज़हार में जरूर किए। लेकिन तरक्की पसंद को तो आप देखते हैं ना कि वो तो बाकायदा अरेस्ट भी होते रहे और तरीकों का हिस्सा भी बनते रहे, वो तो वो मारपीट का हिस्सा भी रहे। तो इस तरह बाकायदा सियासत में उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, तो ये वजह भी थी जिसकी वजह से जो वो तहरीक को, फिर उनकी तहरीक को आप समझें कि एक सतह पर जवाल का सामना करना पड़ा। लेकिन हल्के की शाखें तो आपने देखा कि फिर बढ़ती ही चली गई, और ये सिर्फ लाहौर से के बाद फिर पूरे मुल्क में और उसके बाद पूरी दुनिया में, सरगोदा में है, डेरा गाजी खान में है, मंडी बहुद्दीन में है, पिंडी में है। जो सबसे बड़ी हल्के की बात है जिस तरफ आपने इशारा किया था और मैं उसकी वजाहत करना चाहता हूँ कि हल्का हर रंग में, हर सूरत हाल में खुद को ढालने की अहलियत रखता है। अब देखिए, अगर कोई इसके हफ्तावार इजलास होते हैं, लेकिन अगर ये मुल्क से बाहर है, कहीं भारत में है या वाशिंगटन में है या अमेरिका यूरोप में, जहाँ तो वहाँ कभी 6 महीने बाद भी कोई इजलास है तो वो हल्के के नाम पे इजलास होगा। कोई 15 रोज़ा है, किसी के पास माहाना है, किसी के पास 3 माह के बाद इजलास है, लेकिन वो जब भी होता है वो हल्के के नाम पर ही करते हैं और बिल्कुल उसकी नशीद का वो तरीकाकार ये है, वही होता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे आप देखेंगे तकारीबात। इस वबाई दौर में आप इजलास का इनेकाद किस तरीके से कह रहे हैं और आपको किस तरीके से लगता है कि इन वबाई दिनों में इजलास के इनेकाद में आपको किस किस्म की परेशानियों का सामना है? ज़ाहिर जो फिजिकल इजलास जिसे कहते हैं, रूबरू इजलास है हमारे, वो तो मुमकिन नहीं है, तो हमें फिर लोगों के साथ कांटेक्ट करना पड़ता है। आपको पता है कि व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया है, वो उस पर फेसबुक पर जाके लोगों को, तो असल में तो उसमें हम 2-3 लोगों को बुला कर पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर हमें सिर्फ 1 या 1-2 लोगों को पढ़वाना पड़ता है। तो मुश्किलात इस तरह है कि जब लोगों से कमिटमेंट की जाती है तो वो उन्हें ऐन वक्त पर उन्हें कोई काम याद आ जाता है। फिर दूसरी बात यह है कि जो लोग सीनियर हो जाते हैं वो हल्के में पढ़ना उन्हें दुश्वार लगता है कि हम अगर करेंगे तो हम पे अब नौजवान आएंगे और वो हम पे तनकीद करेंगे, तो लोग तैयार नहीं होते। आपको एक सेक्रेटरी की सतह पर या एक इंतजामी सतह पर बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, और सदारत वगैरह के मामला ये बहुत ज़्यादा। फिर ये है कि फिर लोगों के मिजाज को देखना कि किसका मिजाज कैसा है, किसकी कमिटमेंट कैसी है। अगर मैं इसे कहूँगा तो ये बंदा
आपके साथ चलेगा या वो अपनी जिम्मेदारी कैसा निभाएगा। तो बेशुमार छोटी छोटी बातें ऐसी हैं कि वो एक प्रोग्राम में उसका आता नहीं हो सकता। अच्छा, चले ज़बरदस्त। अच्छा, मंशा इजाज़ साहब वो हल्के के हवाले से एक अहम तरीन शख्सियत रहे और बहसीत अफसाना निगार हमारे मुल्क के अहम तरीन अफसाना निगारों में उनका शुमार होता है। और उन्होंने एक आम आदमी, एक पिसे हुए इंसान की ज़िंदगी को इतनी खूबसूरती से अपने अफसानों में डाला है। मैं बताते खुद उनके अफसानों का बहुत बड़ा मदाह हूँ और मैंने पढ़ भी रखे हैं, मेरी उनसे मुलाकात भी हुई, तो मैंने उनकी शख्सियत को भी बहुत अच्छा पाया। तो आपको कि उनके साथ, चूँकि उनके भांजे भी हैं और आपकी उनके साथ यादें जो हैं वो बचपन से, वो किस तरह से, उनके बारे में आप हमारे नाज़रीन को क्या बताना चाहेंगे? पहले तो ये कि वो हमारे मामू थे और मंशा साहब जवानी में ज़रा थोड़ी सख्त तबीयत हमें लगती थी। हालांकि वो तो प्यार ही करते थे हमें, लेकिन हम क्योंकि वो बड़े थे, मेरे वालिद साहब से भी बड़े थे, उनसे भी कुछ, तो हम ज़ाहिर है उनसे बहुत एहतराम और वो एक जैसे बच्चे होते हैं बुजुर्गों के करीब ज़्यादा नहीं जाना। लेकिन मैंने फिर जब उनको देखा, उनको पढ़ते हुए उनकी किताबें, जब मैं अपनी मुलाजमत की तरफ आ गया और मुल्तान चला गया, और वहाँ पर भी उनकी किताबें, फिर मैं लाइब्रेरियों में, जो मेरा ऑफिस था वहाँ पर एक लाइब्रेरी भी थी, तो मैं किताबें पढ़ता था बहुत ज़्यादा। तो शायद इससे मुझे बहुत शगफ हो गया था। तो वहाँ पर उनकी किताबें देखी, फिर घर में भी उनकी किताबें पढ़ी होती थी, उनके अफसाने भी रेडियो में सुनते रहते थे। तो धीरे धीरे कहीं खुद बखुद ही ये चीज़ें थी कि उनकी तरफ एक जो मेरे उनके साथ एक उनकी तरफ रुजू करने का और मतलब रुझान मिलान मेरा उस तरफ उनकी तरफ हो गया। और फिर जब मैं 93 में इस्लामाबाद आ गया, लाहौर था, लाहौर से इस्लामाबाद आया, तो हकीकी मानों में मेरी दोस्ती तब उनसे बाकायदा शुरू हुई, क्योंकि मैं फिर उन्होंने मुझे हल्के में मधु कर लिया, मैं खुद ही गया हल्के में, क्योंकि लाहौर के हल्के में तो मैं जाया करता था। फिर जब हल्के में जाने के बाद मैं फिर मुकम्मल तौर पर जिसे कहते हैं कि अदब की तरफ संजीदा होता चला गया, और जो चीज़ें पढ़ते थे वो, ये अलग बात है कि मैं उन्हें भी उस वक्त भी चीज़ें नहीं दिखाता था, घबराता था और शर्माता था उनको चीज़ें दिखाते हुए। लेकिन फिर जब उनके पास उठना बैठना घर में, तो फिर मुझे पता चला कि उनकी और मेरी जो तबीयत है और हमारी जो दिलचस्पियाँ हैं वो बिल्कुल एक यकसा है, एक जैसी है। तो बस उनसे दोस्ती हो गई और फिर हम बहुत वक्त इकट्ठा गुजारा। कहीं पर जाते थे तब भी मुझे साथ ले जाते थे, घर में भी कभी कोई मीटिंग थी तो वो मुझे प्रेफर करते थे, मुझे अपने पास बिठाने पर, साथ रखने पर। फिर उनके जब भी बड़े दोस्त, जितने भी बड़े दिखने वाले, अहमद कासमी साहब, डॉक्टर वजीर आगा, अहमद फराज, बुखार आरिफ साहब, या भारत से गोपीचंद नारंग आए थे और शमसुल फारूकी साहब आए थे, और अमेरिका से और जहाँ से भी कोई लोग आते थे तो वो मुझे पहले से इंटीमेट कर देते थे कि कल भाई मेहमान आ रहे हैं तो तुमने यहाँ पे मौजूद होना है। तो इस हवाले से तो आपने बहुत बड़ी शख्सियात के साथ वक्त गुजारा और बड़ी अच्छी यादें आप बहुत वक्त डॉक्टर सज्जाद आए साथ भी, उनके दोस्त और का जो उनके थे अदब के, जी उनके साथ सब इंतजार साहब आते थे, तो तब तो इंतजार बड़े लोग थे जी, अहमद तालुक कासमी, अमजद सलाम, अमजद, ये सब लोग जब आते थे तो फिर मैं भी वहीं पर मौजूद होता था और हम आपस में बैठ के उनके साथ वक्त गुजरता था। तो फिर तो आपने बहुत माशाल्लाह सीखा इस हवाले से। नाज़रीन आप भी देख रहे हैं कि क्लिक साहब की ज़िंदगी का आगाज़ और ताहाल उन्होंने अदब के हवाले से इतना काम किया, मुझे खुद भी बहुत खुशी हो रही है ये सारी चीज़ें सुन के। तो एक चीज़ की मंशा इजाज़ साहब का जो तकलीफ़ी मवाद है, क्या वो सारा ही सामने आ चुका है या अभी कुछ चीज़ें हैं जो बाकी हैं, जो चूँकि आपको उनके ख़ानदान से आपका एक फैमिली बैकग्राउंड है, तो वो आप क्या समझते हैं कि वो चीज़ें हैं, और अगर कुछ है तो उनमें आपको किसी किस्म की कोई परेशानी या मुश्किल का उसकी अशात के हवाले से कुछ सामने है तो वो भी हमारे नाज़रीन को से आगाह कीजिए। कुछ मज़ामीन हैं जो कि उन्होंने लिखे थे जी, और लोगों में जो उन्होंने लिखे थे, ज़ाहिर है किसी ने उनसे फरमाइश करके लिखवाया, किताबों के दिवाचे हैं, फिर तकारीब में उन्होंने लिखे या लोगों के लिए
उनको कहीं खाके, कुछ मज़ामीन, कुछ तनकीदी मज़ामीन, कुछ तकरीबाती मज़मून, बहुत सारा ऐसा कुछ अफसाने भी हैं, कुछ अफसाने भी, कुछ चंद अफसाने पड़े हैं, तो वो मेरे ज़हन में है उसे करने को। और वो जो काम लोगों ने उन पर किया है जी, वो भी एक काम बहुत अहम है, जो कि मैं उसके बाद तरतीब दूंगा। जो उनके हवाले से लोगों ने इजहार किए या लिखा है या अपनी राय और तबसरा की है, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें तो छप चुकी हैं उनकी। जो उनकी बायोग्राफी है, जो कि ज़ाहिर आपको पता 10 साल की वफात को हो गए और वो काम इनकम्प्लीट था, तो वो सारा काम मैंने यकजा किया है उनकी बायोग्राफी का जी। और उन्हीं की तहरीरों से जो उन्होंने मनशाइये में और दीगर जगह पर उनके मज़ामीन थे और जो 200 पे मज़ामीन लिखे थे, वहाँ से चीज़ें मैंने कंपाइल की, उसमें इक़्तिबासात ढूंढे कि जो कि शख्सियत के हवाले से खाका नुमा, जो कि बायोग्राफी के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। वरना ज़ाहिर है कि अगर तनकीदी मज़ामीन से तनकीदी बातें शामिल की जाएंगी तो वो उसकी शक्ल और हो जाती है। तो बायोग्राफी में तो ज़िंदगी के जो खदो खाल है लोगों के, वो सामने आने चाहिए। तो वो उनकी जितने भी दोस्तों के थे, मुझे मुहैया हो सके थे, तो वो मैंने सारे शामिल किए हैं। ज़ाहिर अभी उनको जब वो बायोग्राफी आएगी तो उनके बहुत से दोस्तों को शिकायत होगी कि इसमें हमारा जिक्र नहीं है, तो वो जिक्र जिन पर उन्होंने मज़ामीन लिखे थे उनके तो नाम आ गए हैं, लेकिन जिन लोगों की का जिक्र नहीं है तहरीरी शक्ल में, तो ज़ाहिर है वो मैंने तो उसे मुकम्मल नहीं करना था, मैंने उन्हीं की तहरीरों से मुकम्मल किया है जी। तो ये एक बहुत बड़ा काम था जो कि प्रेस में है, पब्लिकेशन से शायद उनके जाने के 10 साल बाद अगर इस तरह की कोई चीज़ नाज़रीन के सामने आती है, उनके कारी के सामने आती है, तो वो यकीनन इस चीज़ को बहुत, उनके जो मदाह हैं वो इस चीज़ को बहुत लुत्फ़अंदोज़ होंगे इस चीज़ से। 2 बातें इस बायोग्राफी में अहम है, मैं चाहता हूँ कि हमारे देखने वाले इस बात को जान लें। पहली बात तो ये कि इस्लामाबाद की अदबी जो सरगर्मियाँ जब 1963 में इस्लामाबाद की में यहाँ पर उसकी बुनियाद रखी गई थी और लोगों को यहाँ शिफ्ट करना शुरू किया था, तो मंशा साहब भी उसी साल ही 1963 में यहाँ पर आ गए थे और उसके बाद उन्होंने तकरीबन 7 से 8 साल जो था वो अदबी यहाँ पर अदबी फिजा नहीं थी। तो फिर मंशा साहब का ख्याल था कि यहाँ पर जैसे पिंडी में हल्का बिजाओ के, तो यहाँ पर भी किया जाए, तो उसकी बायोग्राफी में उसका सारा जिक्र है। और उसके बाद जो अदबी सरगर्मियाँ शुरू हुई और दीगर तंजीमें जो थी वो उसका एक तो उसका हवाला है, फिर उनकी अपनी पूरी लाइफ का उसके अंदर जिक्र है, इब्तदाई जितनी है। और सबसे बड़ी बात जो कि इस्लामाबाद की जो इब्तदाई दिन है, इब्तदाई साल हैं 60s के, इस्लामाबाद में कौन से बाजार थे, कौन सी मार्केटें थी, कौन से सेक्टर बन गए थे, कौन से क्या हालात थे, कैसे मौसम थे, इस सब का जिक्र उसके अंदर मौजूद है। इस्लामाबाद का तारीखी भी वो बयान कर दिया जी, पूरी तारीख है उसके अंदर। और इस तरह लिखी हुई तारीख किसी और की किताब में मौजूद नहीं होगी, जो बहुत बड़ी रिवायत आ गई ना, रावी वो बन गए और उन्होंने उस चीज़ का तज़किरा भी किया और वो मंजर कशी सारी उस हवाले से कर दी, बड़ी बात है। और वो भी मुंशियात साहब जैसे सीनियर इंसान ने, तो बड़ी बात है जी। अच्छा, आपके पसंदीदा अदबा और शुरा कौन से हैं? और अब हमारे नाज़रीन को बजाय ये भी बताइए कि वो आपको किन वजूहात की बिना पर पसंद है, उनके काम में कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आपको इंस्पायरेशन उनसे है या आप उनसे मुतासिर हैं? जब बहुत यंग थे उस वक्त तो आप कह सकते हैं कि मुझे ये गुलूकार पसंद है, मुझे ये शायर पसंद है, मुझे ये अदाकार पसंद है, ये राइटर पसंद है, तो तब तो होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब एक वक्त में बहुत से लोग पसंद होते हैं और उसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं कि आपको ये क्यों पसंद है। लेकिन अब हमें कोई नौजवान लिखने वाले हैं तो वो भी अगर अच्छा लिखते हैं तो हमें वो भी पसंद होते हैं। लेकिन अगर आप मुझे कहें तो मैं मजबूर हूँ ये कहने पर कि गालिब मुझे पसंद है, मीर पसंद है, क्योंकि वो लोग हैं ही ऐसे कि उन्हें आप नापसंद कर ही नहीं सकते और उनके अलावा आप किसका नाम ले सकते हैं। इतने बड़े जब लिखने वाले गालिब और मीर तो खास तौर पर क्लासिक में मुझे पसंद है। लेकिन नज़्म के मैदान में आपको कोई ऐसी इंस्पायरेशन हो जिसको देखते हुए आपने उस मैदान को चुन लिया हो, तो इस वजह से ये सवाल करने का मेरा जो रुझान था ना जी, जो मुझे दो शुरा गजल में जो शायद मुझे पसंद है वो शकीब था जी। शकीब को मैं बहुत, शकीब जलाली बहुत अहमियत है, बहुत शकीब जलाली। तो उसके बाद उस रवायत में उस जमाने के जो शुरा हैं सभी कमाल
मतलब शहजाद अहमद हैं या ज़फ़र इकबाल हैं या उनके फराज इफ्तिखार सब, ये सब लोग बहुत अहम। लेकिन मेरी जो तबीयत थी वो मुनीर के साथ जुड़ गई, मुनीर नियाज़ी। और मैंने मुनीर को बहुत पढ़ा और मेरा मुनीर नियाज़ी के घर में गया, उनसे मिला और उन्होंने मुझे मेरी तारीफ भी की, उन्होंने मोहब्बत की। ज़ाहिर हम तो उन्हें, और मैं चाहता था कि वो मेरी किताब पर कुछ लिखें, लेकिन उनकी जिस तरह उनका मिजाज था वो कम किसी के बारे में लिखते थे। लेकिन उन्होंने मुझे, उन्हें नोखेद अख्तर मेरे दोस्त थे, तो मैं उन्हें कहा उनकी कि मुझे ले जाएं, तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो उनके साथ बहुत गया था और उनके पास हम बैठे मुनीर नियाज़ी के बाद। फिर वो यहाँ इस्लामाबाद में जिस साल उनकी वफात हुई है, तो 1 महीना पहले भी एक यहाँ पर पुनर्कदा में मीटिंग थी, तो उसमें मैं मौजूद था, डॉक्टर इब्राहिम मेरे साथ थे, तो हमने उनके साथ वक्त गुजारा। तो मुनीर नियाज़ी मुझे अपने दिल के बहुत करीब लगते हैं। मैं उनकी शायरी में से बहुत इंस्पायर हुआ उस ज़माने में, ख़ास तौर पे। अब भी मैं उनको कभी कभी उनको पढ़ता हूँ। पंजाबी अशार बाकी है, मुझे खुद उनके अशार पसंद हैं क्योंकि वो ज़िंदगी के बहुत करीब। एक और दरिया का सामना था मुझे मुनीर, हाँ जी, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा जी, खूबसूरत। मतलब और रोमान की सतह पर देखें तो मुझे नासिर काज़मी गज़ल में अच्छा बहुत मैं उन्हें पसंद करता हूँ। छोटी बहरें यानी आपको जी, नासिर काज़मी बहुत पसंद है तबीयत से मुझे। लेकिन गज़ल में मैं शकीब का अंदाज जो था, अफसोस है कि भाई उन्होंने बहुत नहीं लिखा, जल्दी वो चले